डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत है और मैं बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। हमारा ये गांव ज़्यादा उन्नत नहीं है और यहाँ हमें काम भी बहुत ही कम मिलता है, इसलिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे हम ज़्यादातर खेतों में ही काम करते हैं और जो भी पैसे हमारे बचते हैं उसे जोड़ने में ही हम समझदारी समझते हैं। हमारा बड़ा सा खेत था जिससे हमें काफ़ी कमाई हो रही थी और हम दो भाई पैसे इकट्ठा करके पिताजी को दे दिया करते। पिताजी उसमें से थोड़े थोड़े पैसे हमें खर्चा करने के लिए दे दिया करते। लेकिन धीरे धीरे पिताजी की सेहत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी और हम भी पिताजी से ये पूछ रहे थे कि वो ज़्यादा पैसों को कहाँ पर संभाल कर रखते हैं। मैं और मेरा भाई हमेशा पिताजी से यही सवाल किया करते, लेकिन वो पैसे उन्होंने कहीं पर जोड़ कर रखे हुए होते। वो हमें कभी नहीं बताते कि वो पैसे कहाँ पर रखते। पिताजी को टीबी की बीमारी हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा खांसते रहते। उनकी सेहत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी और जैसे उनके पास समय कम ही बचा हो, वो पलंग से लग चुके थे और उन्हें उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती। हमारा सवाल हमेशा यही रहता कि हम शहर जाकर उनके लिए दवाई ले आएं और उन्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए ताकि उनकी सेहत अच्छी हो जाए। लेकिन वो तो जैसे अपनी सेहत अच्छा करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा हमसे यही कहा था कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने पैसे अच्छी जगह पर लगाए हैं, लेकिन कभी वो ये बताते ही नहीं कि वो पैसे कहाँ पर लगाते। हमारे मन में हमेशा ये सवाल लगा ही रहता और एक दिन पिताजी की मृत्यु हो गई। वो सुबह उठ ही नहीं पाए और घर में मातम का माहौल छा गया। हमारे लिए बहुत बड़ा दुख था और मैं और मेरा भाई लगभग एक हफ्ते तक रोते ही रहे। हमें पिताजी की बहुत याद आया करती थी। लेकिन हफ्ते बाद हमें खेतों का काम ज़रूर संभालना था। हमें खेतों का काम काफ़ी मुश्किल से संभालना पड़ रहा था क्योंकि पिताजी हमारा हाथ बटा दिया करते और हमें कई चीज़ें बता दिया करते। हमें खेती के बारे में ज़्यादा पता नहीं था और पिताजी ही ज़्यादातर हमें बताया करते थे। घर में उन्हीं की चला करती थी। अब हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि शहर से खेती का बहुत सारा सामान लाना पड़ता था और हमें उसे कहाँ से खरीदना है, कहाँ लेकर जाना है, उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। इसी के साथ हमें पैसों की भी तंगी होने लगी थी क्योंकि हमारी फसल को पकने में काफ़ी समय लगने वाला था। अभी हमारे लिए खर्चा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो तो पिताजी ने कहीं पर रखे हुए थे। घर में हमने हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पैसे हमें मिल नहीं पा रहे थे। हमने हर ट्रंक, हर अलमारी को कई तरह से देख लिया, लेकिन हमें पैसे नहीं मिले। हमने जान पहचान वालों से पूछ लिया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि पिताजी कहाँ पर पैसे जोड़ा करते थे। अब हमें ज़्यादा परेशानी हो रही थी और मैं ज़्यादा डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया था। घर का खर्चा करने के लिए भी पैसे नहीं थे और हमें खाने पीने में भी मुश्किल हो रही थी। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि पास के ही गांव में एक बंगाली बाबा आया हुआ है। कहते हैं कि वो आत्मा से बात कर सकता है। पहले तो मुझे ये बात बड़ी ही अलग सी लगी और अजीब सी लगी क्योंकि मरे हुए से हम बात नहीं कर सकते, लेकिन तंगी ने मुझे वहाँ पर पहुँचा ही दिया। मैं उस बाबा से ये जानना चाहता था कि हमारे पैसे आखिर रखे कहाँ हैं, क्योंकि वो ही था जो इसके बारे में हमें जानकारी दे सकता था। मेरा भाई छोटा था, इसलिए मैं उसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर नहीं जाता। हम कई दिनों से उस बाबा के पास जा रहे थे और वो धीरे धीरे हमसे हर बात की जानकारी पा रहा था। हमने भी उसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन हमने उसे यही कहा था कि पिताजी कहीं पर पैसा रखा करते थे, वो कहाँ पर हैं हमें नहीं पता। इसके बाद तांत्रिक बाबा ने एक हफ्ते बाद हमसे ये कहा कि आखिरकार हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो आत्मा दोबारा घर पर आए और तुम्हें बताए कि घर पर वो पैसे कहाँ पर रखे हैं।
अगर वो घर पर हैं तो भी वो बता देगी, अगर कहीं बाहर रखे हैं तो भी वो बता देगी। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में पिताजी किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे? मैंने कहा मुझसे। पिताजी की मुझसे बहुत मना करती थी और वो हमेशा मेरी ही बातें किया करते। किसी भी रिश्तेदार के पास जाते तो वो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करते। छोटा भाई मेरा थोड़ा सा निकम्मा हुआ करता था, वो खेतों में भी ज़्यादा काम नहीं करता, इसलिए पिताजी मेरी ही तारीफ किया करते थे। मैंने उस तांत्रिक बाबा को सब कुछ बता दिया था। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने कहा कि आज रात ही हमें तंत्र विद्या से उस आत्मा को वापस बुलाना होगा। तुम्हारे पिताजी की आत्मा तुम्हारे घर में वापस आ जाएगी, उसके बाद उससे तुम कोई भी सवाल कर सकते हो। उस तांत्रिक बाबा ने हमें रात के 12 बजे शमशान में बुलाया था। मेरा भाई बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन मैं उसे भी साथ लेकर रात के 12 बजे शमशान में पहुंच ही गया। वहां पर तांत्रिक ने एक इंसानी खोपड़ी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। इसी के साथ सामने आग जलाई हुई थी। वो वहां पर किसी तरह की तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहा था। वो आग नीले रंग की लग रही थी और वो बार बार उसमें कोई मसाला सा फेंकता जा रहा था, जिससे वो आग लाल रंग की हो जाती और थोड़ी देर बाद फिर से नीले रंग की हो जाती। हम उस आग के आसपास बैठ चुके थे क्योंकि उस तांत्रिक ने हमें इशारा करके यही कहा था। उसके बाद वो काफ़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता रहा और उस बाबा ने हम दोनों के हाथ में एक एक पोटली पकड़ा दी और हमसे कहा कि इस पोटली को घर में रखना है। धीरे धीरे वो आत्मा तुम्हारे घर में आती जाएगी और तुम उससे सवाल कर पाओगे, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे ऐसा होगा। हम उस रात उस पोटली को घर पर लेकर आ गए। हमारे घर में 2 कमरे थे। हमने दोनों कमरों में एक एक पोटली को रख दिया और उस रात हम इंतज़ार करने लगे पिताजी का। हमें उस रात कुछ भी महसूस नहीं हुआ और अगली सुबह मेरा भाई मुझसे सवाल कर रहा था कि मुझे तो वो तांत्रिक ढोंगी लगता है उसने पैसे ऐंठने के लिए हमें ये पोटली पकड़ा दी है। हमें खोलकर देखना चाहिए इस पोटली में है क्या। लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने उससे कहा नहीं। उस बाबा ने कहा था मैं जो भी दूंगा उसे संभाल कर रखना, उसे ज़्यादा हाथ नहीं लगाना और उसे खोलकर मत देखना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा भाई बार बार ये कह रहा था कि उन्हें एक पोटली खोलकर देख ही लेनी चाहिए। वो अपने कमरे में गया और उसने अपने वाली पोटली खोलकर देख ही ली। उसमें सिर्फ राख थी। उसने उस राख को बाहर फेंक दिया और वो मुंह में ही बुड़बुड़ाने लगा। उसने कहा वो तांत्रिक बाबा ढोंगी लगता है। लेकिन मैं थोड़ा सा मायूस था। मैंने अपनी पोटली संभाले रखी और मेरा भाई कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला था। उसे शहर में थोड़ा सा काम था। मैं अब अपने घर में अकेला था और मायूस सा था। मैं अपने वाली पोटली को संभाल कर रख रहा था और मुझे इंतज़ार था अपने पिताजी का, शायद उनकी आत्मा घर में आ ही जाए। अगली रात भी मैं अपने पिताजी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन आधी रात को कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिससे मुझे लगा कि घर में कोई ना कोई तो है। दरवाजे को अंदर से बंद किया गया था, कोई भी घर के अंदर नहीं आ सकता था। फिर भी घर से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के अंदर चल रहा हो। कई बार रसोई से कुछ बर्तन गिर जाते, कभी कभी खिड़कियों से बहुत तेज हवा अंदर आती और अंदर वाले कपड़े जैसे हिलने लगते। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सच में घर में कोई है। उस रात ऐसे ही एहसास होते रहे, लेकिन मुझे अपने पिताजी का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। अगले 2 दिन तक ये एहसास बढ़ते रहे और मुझे ऐसा लगने लगा सच में घर में कोई है। कोई चलता रहता, सामान गिराता रहता, कोई मेरे पास से निकल जाता और मैं उससे बात करने की कोशिश करता। लगभग 3 से 4 दिन बाद मेरी सेहत भी खराब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं पूरी रात जागा करता था। दिन के वक्त मुझे बहुत नींद आया करती, लेकिन दिन के वक्त मुझे काम भी तो करना होता। मैं दिन भर काम करता रहता और रात को जैसे पिताजी का इंतजार करता। रात को मैं सो नहीं पाता क्योंकि बर्तनों के गिरने की आवाज़ और वो हवा और वो एहसास जैसे कोई घर के अंदर हो मुझे सोने ही नहीं देता। मैं पूरी रात सो नहीं पाता, इंतज़ार करता ही रहता। धीरे धीरे वो एहसास बढ़ते जा रहे थे और मेरी सेहत खराब होती जा रही थी। मैं बार बार रात को उठकर सवाल पूछता, पिताजी क्या आप घर में हैं? पिताजी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। पिताजी आप कहाँ पर हैं? लेकिन जैसे आसपास अब मुझे साया भी नजर आना शुरू हो गया था। मैं उन बातों को याद कर रहा था जो तांत्रिक ने मुझे बताई थी।
उस तांत्रिक ने कहा था कि धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी की आत्मा तुम्हारे घर में आना शुरू हो जाएगी, इंतजार करना, एक दिन वो तुमसे बात करेंगे, तुम उनसे सवाल पूछ सकोगे और वो जवाब देंगे। लगभग 8 से 9 दिन बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे घर के अंदर कोई है और वो कोई और नहीं, मेरे पिताजी हों। मैंने देखा सामने वाली उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। बाहर से रोशनी जैसे उसके ऊपर पड़ रही थी। मुझे वो धुंधला सा साया नजर आ रहा था, लेकिन वो कुर्सी पिताजी की थी। पिताजी इसी तरह से इस कुर्सी पर बैठा करते थे और वो इसे हिलाया करते थे। आज भी वो कुर्सी हिल रही थी और उस पर बैठा साया अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बैठा हुआ था। मुझे खुशी हो रही थी। मुझे लगा ये मेरे पिताजी हैं, मुझे भागकर उनसे बात करनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। मैं जैसे ही आगे बढ़कर उसके सामने गया तो मुझे वो पिताजी का साया नजर आया, लेकिन वो एक झटके में जैसे वहां से गायब सा हो गया। मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। मुझे अब भी यकीन नहीं था कि वो मेरे पिताजी ही हैं या कोई और है, लेकिन मैं इतना जान गया था कि वो किसी न किसी की आत्मा जरूर है। पहले तो मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद सो नहीं रहा हूं, इसलिए मुझे भ्रम होने लगे हैं, लेकिन वो साया सच में चीज़ों को गिरा रहा था। आसपास चीज़ें गिरती, मुझे अब वो साया साफ साफ नजर आना शुरू हो गया था, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पा रहा था। कई दिन लग गए मुझे उससे बात करने में। एक रात जब मैं अपने बेड पर सो रहा था, मुझे वो साया पास में चलता हुआ नजर आया। मैं जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, मैंने उसकी पीठ देखी। ये वही कपड़े लग रहे थे जो पिताजी डाला करते थे, कुर्ता पजामा। मैं उन कपड़ों को पहचान गया और मैं एक झटके में खड़ा हो गया। मैं भागकर उसके सामने पहुंचा और वो साया मुझे धुंधला सा नजर आया, लेकिन वो मेरे पिताजी नहीं थे। वो एक कटे फटे से चेहरे वाला इंसान लग रहा था। उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा पिताजी से मिल तो रहा था, लेकिन वो डरावना सा चेहरा किसी शैतान का लग रहा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे मेरे अंदर समा सा गया। मैंने खुद में उसे गायब होते हुए देखा। उसके बाद वो साया उस रात मुझे नजर नहीं आया। लगभग 2 दिनों तक मैं उसका इंतजार करता रहा और वो साया अब मुझे नजर आना बंद हो गया। लेकिन अब मेरी सेहत बहुत ज़्यादा खराब होनी शुरू हो गई थी। मुझे उल्टियाँ आती और आज तो मुझे खून की उल्टी आई थी। मैं डर गया, शायद मुझे कोई बीमारी हो गई है, शायद मुझे पिताजी की तरह ही टीबी तो नहीं हो गया। मैं डरने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं सो नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरी सेहत खराब हो रही है। मेरा भाई जैसे ही दोपहर को घर पहुंचा, मुझे देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। उसने मुझसे सबसे पहले यही सवाल किए, ये तुमने हाल क्या बना रखा है? तुम्हारा चेहरा इतना काला सा कैसे हो गया है? तुम्हारी उंगलियां इतनी काली सी, जैसे भद्दी सी बूढ़े इंसान की लग रही हो, ऐसी क्यों हो गई हैं? खाते पीते नहीं कुछ? आज उसकी बातें सुनकर जैसे मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने अपनी सेहत का कितना बुरा हाल कर लिया है। मैं सो नहीं रहा था। उस दोपहर भी मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस रात भी 2 घंटे तक मैं पिताजी का इंतजार करता रहा। मैं भाई को बताता रहा कि रात को यहाँ पर साया नजर आता है, लेकिन मेरा भाई मुझ पर गुस्सा हो रहा था। तुम्हें सोना चाहिए, जल्दी सो जाओ। उस रात मैं सोया, लेकिन अगली सुबह जब मेरी नींद खुली, मैं अस्पताल में था। मुझे नहीं पता उस रात मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मेरा भाई मुझे अस्पताल लेकर जा चुका था और वहां बेड पर लेटा मैं ये सवाल कर रहा था, क्या हुआ? मुझे यहां पर क्यों लाया गया है? आखिर हुआ क्या? मेरा भाई बड़ा ही हैरान और डरा हुआ मेरी तरफ देख रहा था। उसने मुझसे कहा, तुम रात को कैसी हरकतें कर रहे थे? तुम अलग अलग कमरों में जाकर बर्तनों को गिरा रहे थे। पहले तो मुझे लगा सच में घर में कोई ना कोई है, लेकिन मैंने खुद देखा वो तुम थे। बर्तनों को गिरा रहे थे, पर्दों को हिला रहे थे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगा सच में तुम डरा रहे हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन जब मैंने लाइट जलाकर तुम्हारी आंखों की तरफ देखा, तुम्हारी पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ चुकी थी, तुम्हारी ज़बान तुम्हारे मुंह के अंदर तक लग चुकी थी। तुम जैसे सांस को खींच ही नहीं रहे थे और बड़े अजीब डरावने से लग रहे थे।
मैं डर गया। मैं तुम्हें यहाँ अस्पताल में ले आया। अस्पताल में डॉक्टर खुद हैरान थे क्योंकि मेरी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। लगभग 5 दिन मुझे वहीं पर रखा गया, लेकिन मेरी सेहत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। लगभग 8 दिन बाद मैं वहां से बाहर निकला क्योंकि मेरी सेहत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा भाई मेरे साथ ही उस तांत्रिक के पास गया, लेकिन वो तांत्रिक बहुत समय पहले वहां से भाग चुका था। वो कई लोगों के साथ ठगी करके भाग चुका था। कई लोगों का आरोप था कि वो टूना टोटका करता है और लोगों को बीमार करके उनसे पैसे ऐंठता है। हमने शायद दोबारा वहां जाकर ठीक ही किया था। हम इंतजार करते रहे, लेकिन मेरी सेहत बिगड़ती जा रही थी। मेरा भाई मुझे पास के ही मंदिर के पुजारी के पास लेकर गया और उस पुजारी ने बताया कि मुझ पर बहुत ही भारी टूना टोटका किया गया है। लगभग 2 दिनों तक हमारे घर में पूजा की गई और तीसरे दिन जब उस पंडित को उस पोटली के बारे में पता चला तो वो हैरान था क्योंकि हमने उसके बारे में पहले उसे नहीं बताया था। उस पोटली को घर के बाहर ले जाया गया और पानी में बहाया गया। उस पूजा के बाद मेरी सेहत भी ठीक होना शुरू हो गई। लगभग 11 से 12 दिनों बाद मेरी सेहत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और अब मैं भी बिल्कुल सही महसूस कर रहा था। मुझे अब भी उन चीज़ों को याद करके बहुत डर लगता है और लगभग 3 महीने तक मैं बहुत परेशान रहा था। वो दिन अब भी बहुत डरावने से एहसास देते हैं। मैंने 3 महीने बाद एक अखबार में उस बंगाली बाबा की फोटो देखी। उसे गिरफ्तार किया गया था। वो एक घर में चोरी कर रहा था। उस पर टूने टोटके के आरोप भी थे और 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार भी उसे ही बताया गया था। इसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और अब भी मैं इन तांत्रिकों से दूर ही रहता हूँ। मुझे अब भी अपने पिताजी की वो बात याद आती है कि पैसे इतने ज़रूरी नहीं होते जितनी हमारी ज़िंदगी होती है। हमें ज़िंदगी को ऐसे हालात में नहीं डालना चाहिए जहाँ पर हमारा फैसला हमें मौत की तरफ ले जाए।